गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य पाठ पाठ संख्या 8 हबीब तनवीर द्वारा लिखित एकांकी कारतूस पाठ को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जाने कारतूस एकांकी के नाटककार हबीब तनवीर, जिनका जीवन काल 1923 से लगाकर 2009 तक रहा। तो आइए इस एकांकी को पढ़ने से पहले हम इस कारतूस के नाटककार या कहानीकार हबीब तनवीर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। उसके बाद इस पूरी एकांकी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हबीब तनवीर, जिनका जीवन काल 1923 से लगाकर 2009 तक रहा। इनका जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जन्म हुआ। उन्होंने 1944 में नागपुर से स्नातक अर्थात बीए की शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात वे ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर माने नौकरी पेशा करने वाले को कहा जाता है कि एक नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त हबीब तनवीर ने लोकनाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों और फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास छोर, देख रहे नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना और शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया गया। ये था हबीब तनवीर का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें और नाटक और उनके द्वारा नाट्य परिवर्तन की पुस्तकों के नाम थे। आइए हम जानते हैं इनके द्वारा लिखित कारतूस एकांकी। इस एकांकी में हबीब तनवीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के एक जांबाज सिपाही वजीर अली के मध्य हुए वार्तालाप को बताने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने पाठ के प्रवेश के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए, यानी व्यापार करने से उद्देश्य से आए। शुरू से ही व्यापारी ही करते थे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने हमारी भारतीय रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उसकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास शुरू हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का मानस भारतीय नवाबों और राजाओं को समझ में आने लगा, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भगाना शुरू कर दिया। तो आइए इसी पर आधारित यह एक एकांकी नाटक है के रूप में नाटककार ने बताने का प्रयास किया है कि प्रस्तुत जो पाठ है मैं एक ऐसे जांबाज के कारनामों को वर्णन किया है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों यानी अफसरों की नींद हराम कर देने वाला ये एक दिलेर इतना बड़ा लीडर था कि शेर की माद यानी शेर की गुफा या अंग्रेजों की जो चावनी है उसको शेर की माद कहा गया है में पहुंचकर उसने दो हाथ यानी आपसी झगड़े को मोहलत करते हुए उन्होंने उसकी जो मानद कंपनी है उसके बटालियन के खेमे या डेरे या सेना के दल में जाकर भी वह पहुंच गया।
वह कहते हैं कि वह पहुंचा ही नहीं, बल्कि उसने कर्नल पर ऐसा अपना रौब या रुतबा बताया कि उसके मुंह से ही अपने शत्रु के लिए अपराधी न होकर उनके लिए भी एक जाबाज सिपाही जैसे शब्द कहने पड़े। तो आइए हम जानते हैं इस पूरी एक नाटक की कहानी को कि किस प्रकार भारतीय एक जाबाज सिपाही जिनका नाम वजीर अली है, जिन्हें यूरोपियन कंट्री के रॉबिन हुड सिपाही की उपाधि से नवाजा गया अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए इसने किस प्रकार से कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट के खेमे में प्रवेश किया और वहाँ से उनको किस प्रकार से चकमा देकर वापस पुनः उनके हाथ से ही कुछ कारतूस लेकर वहाँ से भाग निकले या वहाँ से चल पड़े। तो देखिए ये सारी कहानी इस नाटक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आलेख किया गया है कि किस प्रकार से 16वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड से जो अंग्रेज आए या व्यापार करने के उद्देश्य से आए, उनके द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस कंपनी ने प्रारंभिक तौर पर व्यापार करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के राजाओं नवाबों के आपसी फूट के कारण उन्होंने यहाँ की रियासतों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। तो उसके बारे में इस कहानी के अंतर्गत बताने का प्रयास। इसके साथ साथ में सादत अली हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक स्थापित नवाब को बताया गया कि किस प्रकार से ये ऐशो आराम को ज़्यादा समय देता था। इसी कारण अंग्रेजों ने सादत अली को अवध का नवाब बनाया गया। तो देखिए इसका विरोध करने के लिए वजीर अली तथा उसके जो भारतीय सिपाही थे वो उसके सामने खड़े हुए। उस कहानी को भी इसमें बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ में जो अवध का आसिफ उद्दौला जो शासक था, जो उस समय की घटना है, उस शासक के कोई संतान न होने के कारण उनके भाई या अन्य को वो शासन व्यवस्था की बागडोर पहुँचानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा सादत अली का सहयोग किया जा रहा था, लेकिन अन्य इस व्यक्ति से इसको नहीं चाहते थे। तो इसका भी इसमें कुछ बताया गया है। तो देखिए ये सारी कहानी, उस कहानी के अंतर्गत कुछ पात्रें जिनके द्वारा इस नाटक के तो बताने का प्रयास किया है कि इस एकांकी के अंतर्गत कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, सवार है। सवार से तात्पर्य हमारा वजीर अली है, जिसे फिर देखिए जो समय या जमाना है सन 1999 या 1799 का समय जो रात्रि का है और जो स्थान पूरा का पूरा बताया गया है वह गोरखपुर का है, यानी गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट के खेमे यानी सेना का दल या टुकड़ी सिखा गया है का अंदरूनी हिस्सा है या टेंट के अंदर का एक पूरा का पूरा दृश्य बताया गया है। तो आइए इस पात्रों के माध्यम से इस कहानी के कुछ मुख्य सार बनते हैं, उनको पढ़ते हैं, उसके बाद उस कहानी का पूरा एकांकी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के सार के रूप में अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा है उसको भी बताने का प्रयास किया इस एकांकी के अंदर कि किस प्रकार से उसकी सेना गोरखपुर के जंगलों में डेरा लगाए हुए पड़ी थी जो वजीर अली को पकड़ना चाहती थी। उसके साथ साथ में वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या कर देना। इसके अंतर्गत जब वजीर अली की पैरवी कंपनी के वकील द्वारा सही तरीके से नहीं करने के कारण वजीर अली उन पर गुस्सा कर लेता है और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह कंपनी के वकील की हत्या कर देता है। हत्या के उपरांत वजीर अली वहाँ से फरार हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए अंग्रेज कर्नल कॉलिंस तथा उसके लेफ्टिनेंट उसके पीछे भागते हुए गोरखपुर के जंगलों में पहुँच जाते हैं जहाँ का स्थान बताया गया है। अब देखिए इस वजीर अली की जो भावना थी वह इसमें भी बताई गई कि भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बना रहे थे। उसके साथ साथ वजीर अली का अंग्रेजी छावनी में आना और वहाँ से कर्नल कॉलिंस के हाथों से 10 कारतूस लेके चले जाना, उसको भी बड़ा रोचक तरीके से इस नाटक कहानीकार ने बताने का प्रयास किया। तो ये सारा कहानी का सार था। तो आइए इस नाटक या एकांकी जो कारतूस है इसको हम एक पात्र वाइज पढ़ने का प्रयास करते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वजीर अली ने कर्नल कॉलिंस तथा उसके लेफ्टिनेंट को चकमा दे दिया और वो वहाँ से
निकल पड़े और वापस उन्हीं के खेमे में या उन्हीं के दल में के अंदर किस प्रकार से पहुंच गए, और उसके उपरांत वापस अपनी जांबाजी के बलबूते पर वे देखिए किस प्रकार से अपनी जांबाजी बताते हैं। उसका सारा का सारा दृश्य इस एकांकी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस कारतूस एकांकी के पात्रों के द्वारा कहे गए शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से किस पात्र ने किस प्रकार से अपना रोल बताया, वो इस एकांकी के माध्यम से हम पढ़कर बता सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। पाठ कारतूस है। इस कारतूस पाठ के अंतर्गत या इस एकांकी के अंतर्गत पात्र के तौर पर कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही और सवार ये प्रमुख लोग हैं जो इस एकांकीकार हैं। अब देखिए अवधि इसका समय बिल्कुल 5 मिनट है। एकांकी का जमाना सन 1799, समय रात्रि का है। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। कर्नल कहते हैं कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। उसका प्रत्युत्तर लेफ्टिनेंट देते हैं कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहते हैं कि उनके अफसाने सुन के तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक यानी साफ कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कर्नल कॉलेज ये सादत अली कौन है। कर्नल कहते हैं कि आसिफ उल्लाह का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उल्लाह के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, इन्हें मार दिया। लेफ्टिनेंट मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत है, क्या मामला है। कर्नल कहते हैं सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमकिलियत जिसे जायदाद को कहा गया, संपत्ति को कहा गया है, दे दी हैं और 10 लाख रुपये हमको नकद दे देता है। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। कर्नल कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट कौन शमशुद्दौला? कर्नल नवाब बंगाल का बिस्तानी यानी बिस्तानी से तात्पर्य रिश्तेदार भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट करता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ हमारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहते हैं जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों से हासिल कर चुकी हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल कहते हैं पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी पर आदमी मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट कहते हैं सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत एक बहादुर आदमी है। कर्नल कहते हैं बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल करना देता। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल कहते हैं किस्सा क्या हुआ था कि उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे
कलकत्ता तलब किया गया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता से क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने उसके खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट करते हैं और भाग गया। कर्नल उसका प्रत्युत्तर देते हैं, अपने जानिसारों समेत यानी रिश्तेदारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां यानी शासकों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत से घाघरा नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। अब वे कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। कर्नल कहते हैं स्कीम ये है कि किसी भी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट कहता है नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल कहते हैं कि हमारी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में हैं। उतने में देखिए एक तेज़ी से सिपाही का दाखिला हो जाता है और कर्नल खड़े होकर क्या कहते हैं कि क्या बात है। उतने में गोरा उनका चौकीदार सिपाही है, उसे बताया गया है कि दूर से गर्द माने मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल कहते हैं सिपाहियों से कह दो कि वह तैयार हो जाए। लेफ्टिनेंट कहता है कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसा कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही आदि या एक ही सवार दिखलाई दे रहा है। कर्नल हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। कर्नल कहते हैं कि सिपाहियों से कहो कि इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरह जा रहा है। लेफ्टिनेंट करता है सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से हमारी तरफ यानी इसी तरफ आ रहा है। सवार उतने में सवार यानी जो घुड़पा आया हुआ सवार को कहा गया है, वह कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा जोर से चिल्लाकर कहता है बहुत खूब। सवार बाहर से आता है और सी शब्द के साथ में संबोधन करते हुए कहता है गोरा हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहते हैं कि भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहते हैं खामोश यानी चुप रहो। सवार कहता है तन्नाई यानी यहाँ से एकांत, या कहते हैं सबको एक दूसरे से अलग हो जाएं और जो जिसकी बात के मध्यवर्ती हो उसी के बीच में जो वार्तालाप की जाती है तो उसके लिए सब तन्नाई शब्द का प्रयोग करता है, इसे एकांत भी कह सकते हैं। कर्नल कहते हैं साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कहें यानी आप अवश्य कहें। सवार कहता है दीवार हम गोश दारद और तन्नाई यानी दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं तन्नाई चाहता हूँ, एकांत चाहता हूँ। यह सारा कहने के बाद कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है और वे सारे बाहर की तरफ चले जाते हैं। सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है यानी डेरा क्यों डाला है। कर्नल कहते हैं कंपनी का हुक्म है, आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। लाव लश्कर तात्पर्य सेना से, कि इतनी सेना का क्या मायने। उतने में कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहते हैं क्यों। सवार कहता है कि वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल कहते हैं मैंने भी ये सुना है कि आप क्या चाहते हैं। सवार कहता है चंद कारतूस। कर्नल कहते हैं किस लिए। सवार कहते हैं वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल बात सुनकर कर्नल कहते हैं ये लोग 10
कारतूस। सवार कहते हैं, सवार मुस्कुराता है और उनका शुक्रिया करके चला जाता है। लेकिन जाते हुए कर्नल उनसे पूछ लेता है कि आपका नाम। अभी जो सवार है वो देखिए, वो कहता है कि मेरा नाम वज़ीर अली है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श यानी माफ़ कर देता हूँ। और इस प्रकार से ये कहते हुए वो अपने घोड़े पर सवार होकर जोर से सरपट करते हुए वो अपने घोड़े को लेके चला जाता है और सिर्फ वहाँ पर उन घोड़ों की टापों की शोरी सुनाई देते हैं। और ये बात सुनकर सारा का सारा एक तरह से सन्नाटा और कर्नल हक्का बक्का रह जाते हैं। जितने में उसी स्थान पर वापस लेफ्टिनेंट आ जाते हैं। वह कर्नल से पूछते हैं कि कौन था, तो कर्नल अपनी दबी जबान में कहते हैं एक जांबाज सिपाही था। तो देखिए ये अवध का एक घटना थी जो किस प्रकार से अवध के एक जांबाज सिपाही वज़ीर अली ने अंग्रेज़ों के पूरे एक चावनी खेमे को चकमा दे दिया और वहाँ से अपनी बहादुरी का परिचय दिया। वो सारी एक कहानी थी। उस कहानी को नाटककार हबीब तनवीर ने अपने कारतूस एकांकी शीर्षक के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। बहुत ही बढ़िया एक भारतीय जांबाज सिपाही की कहानी थी जो इस एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।